दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसने सुनकर सबको चौंका दिया। कैसे एक गरीब माँ ने बिना शादी के 4 बेटियां पैदा की। इस बच्चे का पिता कौन है, इस घटना ने सभी गांव वालों को हिला कर रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बेटियां पर हमला हुआ, कैसे इस दिल का दौरा पड़ा। दिल दहला देने वाली घटना जरूर सुने। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक विधवा महिला थी जिसकी 7 सुंदर बेटियां थीं। उसका कोई बेटा नहीं था और इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां बहुत सुंदर थीं। 7 बेटियां बहुत अच्छी थी। इस महिला ने अपनी बेटियों का बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। उसके जीवन में तब क़यामत आ गई जब उस बूढ़ी माँ की 4 बेटियों पे हमल हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी कि इन 4 बेटियों को पता भी नहीं था उनके साथ यह गलत काम किसने किया है। और जब यह कहानी सामने आई कि इन 4 लड़कियों को गर्भवती करने वाला कौन था, तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ इस तरह है। एक राजा के दरबार की और राजा अपने दरबार में बैठा हुआ सभी फरियादियों की शिकायत सुन रहा था। इन लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और उसके चेहरे पे उदासी थी। राजा ने बूढ़ी औरत के चेहरे पर देखा और कहा, अम्मा, तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी औरत ने दरबार में इधर उधर देखा तो चुप हो गई और मंत्री ने गुस्से से कहा, अम्मा, माँ, कृपया आप मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो। मुझे समस्या बताओ ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। बूढ़ी औरत राजा से रोते हुए कहने लगी, राजा या सलाम, मैं सामने यह बात नहीं बता सकती। जब राजा सब मौजूद हैं, यह बात सिर्फ आपसे ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं विधवा हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं सबके सामने अपनी परेशानी बताऊंगी तो मुझे डर है कि कल मेरी बेटियों को कोई परेशानी हो सकती है और कोई आधी रात को मेरे घर में घुस सकता है। इसलिए मैं अपनी परेशानी आपको अकेले में बताना चाहती हूँ। राजा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें लेकर लोग यहाँ आते हैं और सबके सामने बता दियाते हैं। इस महिला की क्या परेशानी है, यह महिला सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती। राजा उनसे कहा, अपनी परेशानियां बताओ। ये सभी लोग मेरे भरोसे के लोग हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुखी बुढ़िया ने रोते हुए कहा, नहीं राजा, सुरक्षित नहीं है। मैं आपको अकेले में ही वह बात बताऊंगी। राजा खड़ा होता है और कहता है, इस महिला को मेरे कमरे में लाओ ताकि वह मुझे अपने बारे में बता सके। अब 2 सिपाही बुढ़िया को राजा के कमरे में ले जाते हैं। जब बुढ़िया अंदर आती है तो राजा उससे कहता है कि अरे अम्मा, अब बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। वो बुढ़िया राजा के पैरों में गिरकर रोने लगती है। राजा कहता है, अम्मा, मुझे बताओ क्या बात है, मेरा दिल शांत हो जाएगा। तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे राज्य में ऐसे दुखियारी स्त्री हो और मैं तुम्हारा दर्द जानकर भी तुम्हारी दुखों पे मरहम न लगाऊं। ये संभव नहीं है कि तुम मुझे बताओ, उसे अपना दुख बताओ, मुझे अपना दुख बताओ। वह बुढ़िया रोने लगी और बोली, राजा, मैं विधवा हूँ, मेरे पति को गुजरे बहुत ही समय हो गया है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं अमीर घरों से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं जाकर बर्तन मांजती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ और उसके घरों में काम करती हूँ। और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है उससे मैं अमीरों का पेट भरती हूँ। मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी से घर चलाती हूँ और उसी से घर चलाकर अल्लाह का शुक्रिया अता करती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रिया अता करता कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मैं इतनी गरीब ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियाँ हैं, वे भी घूंघट में रहती हैं। कभी घर से
बाहर नहीं जाती और हमेशा सिर पे दुपट्टा रखती हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही एक बार मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी गर्भ से है। यह सुनकर मेरे पैर उखड़ जाते हैं कि मेरी बड़ी बेटी गर्भवती है। मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई थी, फिर ये हमल कैसे हो गया? जब मैं अपनी बेटी को घर लाया तो मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया। पूछा, बताओ तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है? जब मैंने अपनी बेटी को बहुत पीटा तो मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी रोने लगी और उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे अम्मा, मुझे नहीं मालूम ये किसका बच्चा है। अरे मेरी प्यारी अम्मा, मेरा विश्वास करो, मेरा कभी किसी से बात नहीं की। मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैं कभी किसी से नज़र नहीं मिलाई। अरे मेरी माँ, मुझे नहीं मालूम ये बच्चा कैसे मेरे पेट में आ गया। उस बूढ़ी औरत को अपनी बेटी पे विश्वास था। वह कहती थी कि राजा सुरक्षित है, मैंने इस बेटी को जन्म दिया था। मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है और उसके कुछ दिनों बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। बुढ़िया ने राजा को घटना बताते हुए रोना शुरू कर दिया। राजा सुरक्षित हैं, हमने इसे मामले को धैर्य रखा। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मजबूरी में इस बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। 2-3 महीने बाद मेरी छोटी बेटी पर हमल हो गया। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी गर्भ से है और डॉक्टर ने यही कहा। मेरे दिल की बात सुनकर दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी की बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर में कोई आता नहीं और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती। मैंने अपनी स्थिति अल्लाह पर छोड़ दी कि अल्लाह ही मुझे इस बारे में जानता है। चलो, मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी भी गर्भ से पैदा हुई और फिर वो मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी गर्भ से पैदा हुई। मैं लूटी गई और बर्बाद हो गई। मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है। राजा इस दुखी माँ की ये बातें सुनकर दंग रह जाता है कि यह कैसी घटना बता रही है। बुढ़िया अपनी कहानी सुनाने के बाद राजा के पैर पकड़ लेती है और कहती है, ए राजा, मुझे न्याय चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत काम कौन कर रहा है। राजा, कृपया मेरी बेटियों के अपराधियों को पकड़ो। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला। वो हमारे घर कब आता है, उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, ए अम्मा, अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ऐसा हुआ। तुम्हें तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हुआ था। अगर तुमने ये बात उस समय बताई होती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब नहीं होता। लेकिन जब तुम जैसे गरीब लोग होते हो तो लोगों की बदनामी के डर से यह जहर पी लेते हो और फिर वही जहर तुम्हें डसता रहता है। जब तुम्हारी बात आती है तो वह असनाय ही हो जाती है और फिर तुम लोग आकर कहते हो कि यह मामला सुलझ गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से एक हो जो अब आए हो। बुढ़िया अपनी गलती बताती है कि मुझे पहले जाना चाहिए था, पर अब मैं आ गई हूँ। जो कुछ हुआ सो हुआ। अब मुझे पता लगाना चाहिए कि मेरी बिटिया का अपराधी कौन है। बादशाह सलामत बहुत दयालु और कृपालु थे और बोले, अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह समस्या तुम्हारी नहीं है, यह समस्या मेरी है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे राज्य की कोई भी महिला इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा एक गरीब महिला पे अत्याचार कर रहा हो और मैं चैन से सो जाऊं। राजा होने के कारण अभिव्यक्त हूँ, इसलिए तुम अपने घर जाओ। अब यह समस्या मेरी है। वह बुढ़िया चुपचाप वहाँ से चादर ओढ़ कर निकली और अपने घर चली गई। अब राजा वहाँ से सुरक्षित निकल गया
वापस आकर बैठ गई और सभी लोगों के साथ मिलकर सारी बातें सुनने लगा। लेकिन राजा का ध्यान इस महिला की तरफ था कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। लोगों की बातें सुनने के बाद जब राजा खाली होता है तो वजीर को अपने कमरे में बुलाता है। जब वजीर राजा के चेहरे पे रोशनी देखता है तो पूछता है कि इस बुढ़िया महिला ने तुम्हें ऐसी कौन सी बात कही है जिससे तुम इतने परेशान हो गए। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो इतने बड़े हैं, वो इतने अपराध करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उसका अपराध हमारे सामने आएगा तो हम उसे कड़ी सजा देंगे। वजीर भी चिंतित हो गया और बोला, राजा सल बताओ क्या बात है। जब राजा पूरी घटना वजीर को बताता है और कहता है कि कोई जानवर है जिसने इस महिला के घर पे दीमक की तरह अपने कब्जे में ले लिया है और यह जानवर इतना क्रोधित हो गया है कि उसने इस विधवा की चारों बेटियों को मार डाला। हमला हो चुकी हैं और इस बुढ़िया की 3 बेटियों ने बच्चे पैदा कर लिए हैं और छोटी बेटी इसका शिकार है। इस बुढ़िया की बाकी 3 बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। हमें पता लगाना है कि इस बुढ़िया के घर कौन आता है और कब आता है। समय आ जाता है उसके बाद राजा कुछ कहता है, राजा सलामत मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। राजा कहता है कि जल्दी बताओ क्या तरकीब है। राजा वजीर कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हारे कान में ये बात बताऊं तो वजीर राजा के कान में कुछ कहता है और यानी कोई तरकीब बताता है जो राजा को बहुत पसंद आती है। उसके बाद वजीर एक बकरी लेकर इस बुढ़िया के घर जाता है। रात के करीब 9 बजे थे। वजीर इस बुढ़िया के घर आता है। बुढ़िया वजीर की तरफ देखकर कहती है कि वजीर तुम इस समय मेरे घर क्या कर रहे हो। वजीर ने कहा कि तुमने जो मुसीबत राजा पर डाली है उसमें राजा बहुत परेशान है। बुढ़िया ने कहा कि यह तुम्हारे हाथ में है, तुम इस बकरी का क्या करोगे। मंत्री ने कहा कि तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या किया। अंदर आकर मंत्री बुढ़िया से कहा कि आज हम इस बकरी से चारा बनाकर इस जानवर को खिलाएंगे, बस तुम कुछ मत बोलना और चुपचाप देखते रहना कि वह जानवर कैसे पकड़ा जाता है, ताकि तुम सब आराम से सो सको। अगर हमारा काम सफल हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि यह जानवर कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पे जाता है और इस बकरी को घर की छत पे बांध देता है और फिर चुपके से घर के बाहर निकल जाता है। और जाते समय वजीर इस बुढ़िया को देख लेता है और अपनी बेटियों से कहता है कि तुम सब आराम से सो जाओ, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों से कहता है कि इस बुढ़िया के घर के चारों ओर पहरा दो। वजीर बुढ़िया और वो लड़की वह मंत्री को सारी बात समझाता है कि तुम्हारे घर में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए जिससे पता चले कि हमें जाल बिछाया है। उसके बाद मंत्री महल में राजा के पास जाता है और राजा भी यही बात कहता है। राजा इस बात से बहुत चिंतित होता है और वजीर से कहता है कि वजीर तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तब वजीर ने कहा, हाँ राजा, मैंने इस बकरी को वैसे वहाँ सुरक्षित तरीके से बांध दिया है और अपने उद्देश्य के अनुसार मैं सब कुछ आपके पास भेज दूंगा। मैंने काम करवा दिया है। वजीर ने कहा, हे राजा, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। राजा ने कहा, मैं कैसे सो सकता हूँ, वो उत्पीड़न स्त्री है, उस पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही सो सकता हूँ जब तक मैं इस क्रूर व्यक्ति को पकड़कर दंडित नहीं कर दूंगा, तब तक वो नहीं आएगी। हालांकि जब आधी रात का समय आता है तो बुढ़िया के घर के चारों ओर एक छाया फरफराती है। वह व्यक्ति के घर की छत पे आता है और छत से वह बकरी का सहन कर सकती है। जब उसके छत पे एक व्यक्ति को देखा तो बकरी अचानक चिल्लाने लगी। आधी रात हो चुकी थी, इस जगह सन्नाटा था और आधी रात को बकरी का आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जब घर की रखवाली कर रहे सैनिकों ने बकरी की आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चला कि घर में कोई घुसा आया है और उसका उद्देश्य इस बकरी को छत से बांधना था ताकि कोई भी घर में प्रवेश न कर सके। जो कोई भी आएगा बकरी उसे देख लेगी और बोलना शुरू कर देगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही हैरान हो जाएंगे। जब वह व्यक्ति घर के कमरे के आया और बकरी की आवाज़
से सिपाही भी जान गए और बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में किसी को घुसा आया है। वह चौंक गई कि बकरी की आवाज़ सुनकर पुलिस वाले भी पता चल जाएगा और पुलिस वाले घर के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर घुस जाते हैं। आने वाले व्यक्ति जब घर में सबको जगा हुआ देखता है तो पीछे की ओर भागने लगता है और पीछे से 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा है। उसे इसलिए लपेटा हुआ था ताकि उसे इस आदमी को पहचान न सके। सैनिकों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया। बुढ़िया और उसकी बेटी देखकर हैरान रह गई। आखिरकार सुबह हुई, राजा का दरबार लगा और वह आदमी घुटनों के बल झुका और राजा को प्रणाम किया। वह इस आदमी के सामने बैठा था। उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। इस समय इस आदमी के चेहरे की जांच की गई। वह बुढ़िया और उसके बाकी 7 बेटियां भी चली गई। राजा सूरत और बाकी सभी लोग भी वहाँ उसे केवल अपराधी की बादशाह वजीर बुढ़िया और उसके 7 बेटियां ही मौजूद थी। बादशाह सलामत ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों भाई, अब तो यह बता दो कि अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि जब तुम्हारा ये अपराधी पकड़ा जाएगा तो तुम्हारा सज़ा मौत से कम नहीं होगी। राजा सलामत ने इन सैनिकों से कहा कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाओ ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरे राज्य में किसमें इतनी हिम्मत है। वह इस असहाय बुढ़िया की 4 बेटियों को हमला कर दिया। जब उसके चेहरे से नकाब हटाया तो बुढ़िया उसके पास आकर उसके चेहरे पे थूकती है और कहती है, अरे जालिम इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटियां में तेरी बेटियां हैं, वह तेरी सगी भतीजी हैं। तूने उसके साथ ऐसा गंदा काम किया है चाचा पिता की तरह। क्या तुम्हें अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? तुम भतीजी हो या बेटी, तुमने क्या गुनाह किया है? बुढ़िया अपने साले मुंह पे तमाचा मारा और राजा गुस्से से कहता है कि अगर कोई अजनबी होता तो हम समझते कि तुम अपनी चाचा हो, तुम अपने पिता जैसे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अजनबी हो क्या? वो नहीं आई। अरे चचा, क्या पिता, आपके पिता क्या, उसका पिता क्या इस दुनिया में नहीं था? उसकी भतीजी जिया का ख्याल रखना, उसके रिश्तों का चिंता करना उसके चाचा की जिम्मेदारी थी और तुम चचा डाकू बने रहे। इसके बाद भी वो आदमी कहने लगा कि ये राजा सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूँ, ये हमारे घर का मामला है, तुम हमारे घर के मामले से दूर रहो। राजा सलामत अपनी तलवार निकालता है और उसके सिर पर रखता है और कहता है, सच बताओ, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उस व्यक्ति के चेहरे पे डर है और वह कहता है कि राजा, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मेरे भाई को शादी हो गई थी। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा भाई मुझसे बहुत बड़ा प्यार करता था। मैं बहुत चिंता करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हो गई और उसकी बेटियां हुई, सारी जिम्मेदारियां उसके सिर पे आ गई, तब मेरा भाई मेरा चिंता कम और अपने परिवार वालों को ज़्यादा चिंता करने लगा और फिर मेरे भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और वह अब अपना सारा ध्यान अपनी पत्नी और बेटियों पे देने लगा। मेरे दिल में अपने भाई के लिए नफरत बढ़ने लगी कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है और अपने भाई से नफरत करने का परिणाम स्वरूप मैं अपनी भाभी से बात करने लगा और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरे भाई का निधन हो गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत थी। मेरे दिल उस पे आ गया। जब मेरी नीयत ख़राब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दो, लेकिन मेरी भाभी ने मेरा एक नहीं सुनी। मेरा भतीजा छोटा था और मैं उसकी शादी नहीं हो रही थी, वह भी खूबसूरत था। जब मैं अपने भतीजे को ऐसा देखता तो मेरा दिल गंदा हो जाता। मेरे दिल मुझे दूर भगाता और कहता कि मेरी भतीजी खूबसूरत है, जब उसकी शादियां हो जाएगी तो मैं खुद उसके साथ ये गलत काम कर लूँगा। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा कर गया कि मैं एक डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि मुझे ऐसी जड़ी बूटी दो कि उसे सुनकर बहुत से लोगों को नींद आ जाए और वह सो जाएं। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ऐसे ही मैं तब से जड़ी बूटियाँ लेकर घर की छत से सहन में आ जाता हूँ और भाभी और उसकी बेटियों को जड़ी बूटियाँ सूंघाता हूँ। बेहोश हो जाती हैं।
मैं जिस व्यक्ति के साथ सेक्स करता हूँ उसके साथ सेक्स करना, फिर उसे ऐसी हालत में छोड़ देता हूँ कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसे कपड़े पहना है या फिर घर वापस आ जाता हूँ। जब सुबह मेरे भतीजे उठते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ है, और मैं कई सालों से यही करते आ रहा था। लेकिन अगर मैं इस समय छत पे बकरी को देखता और समझता कि वो बकरी चारा बनाने के लिए पास बंधी है तो मैं वापस चला जाता। मुझे लगता है कि मेरी भाभी ने इस बकरी को दूध पिलाने के लिए खरीदा है और छत पे बांध दिया है। इस समय मेरा ध्यान बकरी पर भी नहीं था, मेरा ध्यान बकरा पर था। इसके बाद जब वह व्यक्ति अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए तो वह अपना अपराध छोड़ देता है। तो राजा सुरक्षित मंत्री को इशारा करता है, मंत्री तलवार निकालता है और उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका शरीर कुछ देर तक तड़पता है और फिर सजा के तौर पे दंड पड़ जाता है। इस तरह इस क्रूर आदमी को, इस क्रूर चाचा को सजा मिलती है। फिर राजा इस बूढ़ी औरत को देखता है और कहता है कि ए अम्मा, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियां इस दर्द से बच जाती। लेकिन मेरा तुमसे एक वादा है कि मैं तुम्हारी इन 4 बेटियों को वह सुख दूंगा जिसकी वो हकदार हैं। फिर राजा अपने 4 सैनिकों की मदद से सुरक्षित रहेगा वो, और अपने व्यवहार वाले इन 4 लड़कियों से शादी करवाता है और उन्हें अपनी बहुत सारी संपत्तियों और धन भी देता है। इसके बाद बूढ़ी औरत रोती है और राजा को धन्यवाद देती है और कहती है कि अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएगी तुम मुझे बताओ, मैं उनके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा और उनकी शादी करवा दूंगा। यह एक न्यायप्रिय राजा है, एक क्रूर चचा की कहानी थी जो पिता समान था। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अगर किसी पे कोई जुर्म हो रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति की दुनिया में खा जाएंगे। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल पे सबक कहानियाँ अपलोड की जाती है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।